तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपना चल रहा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में आपने सिर्फ अभी तक मुझे गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाई है। गुड्स किसे कहेंगे? तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होंगी उनको गुड्स की डेफिनेशन में कवर करेंगे, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। लेकिन कुछ और ऐसी एसेट हैं जिनको गुड्स में इंक्लूड किया गया है, जैसे शेयर्स एंड स्टॉक यानी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास, और भी कोई ऐसी थिंग्स लाइक ट्री जो कि लैंड के साथ अटैच्ड बट जिनको कट करने का एग्रीमेंट कर लिया है। तो ऐसी सभी प्रॉपर्टीज को गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। सर आज एक बार बार अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे ना, तो दो टर्म आएंगी, अभी ध्यान से समझ लोगे तो आगे आपको है ना कहीं परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान से सुनना प्लीज। एक टर्म आएगी बार बार सेल, सेल किसे कहते हैं, और दूसरी टर्म अपने सामने आएगी एग्रीमेंट टू सेल। देखो दोनों में फर्क होता है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों एक नहीं होते, दोनों में फर्क है। सेल पता क्या होगा, जैसे आप स्टेशनरी शॉप पे गए, आपने स्टेशनरी वाले भैया को बोला कि भैया एक पेन चाहिए, आपने 10 रुपीज उसको दिए, उसने 10 रुपीज का आपको पेन दिया, इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर्ड, आप पेन के मालिक बन गए उसी टाइम। अरे पेन के मालिक बन गए ना। एक ये होता कि आज आप कोई चीज का ऑर्डर देकर के आओ, जैसे अपन कोई हलवाई के पास गए मिठाई बनवानी है, तो अपन आज उसको ऑर्डर दे के आ गए कि भैया हमें 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद घर पे कोई फंक्शन है जिसके लिए हमें इतनी स्वीट्स चाहिए। तो आज उसने एग्रीमेंट किया है कि ही विल सेल। सेल हुआ नहीं आज, सेल कब होगा? सेल फ्यूचर डेट को होगा। ध्यान से सुनो, सेल जो ट्रांजैक्शन होती है ना, SALE वाली सेल, इसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैं ओनरशिप को एक वर्ड और लिख रहा हूं क्योंकि है ना बार बार जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे ना तो एक वर्ड आएगा प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, गुड्स की ओनरशिप सेल में ट्रांसफर होगी इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब उसी वक्त, तो वो सेल होगी। देखो जहां पर ओनरशिप उसी टाइम ट्रांसफर हो रही हो जब ट्रांजैक्शन हो रही है तो समझ जाना वो ट्रांजैक्शन सेल है। और यदि अभी एग्रीमेंट किया हो कि फ्यूचर में 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 20 दिन बाद मैं आपको ये गुड्स सेल कर दूंगा, तब तक मैं बनाऊंगा, प्रोसेस करूंगा जो भी, तो इट मीन्स अभी सेल नहीं हुआ ना। अभी क्या हुआ है? एग्रीमेंट टू सेल। और वो 2 महीने या 20 महीने का टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगी? सेल होगी। याद रखना एग्रीमेंट टू सेल का सेल में कन्वर्ट होना जरूरी है, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। क्या हर बार सेल से पहले एग्रीमेंट टू सेल होना जरूरी है क्या? जैसे आप स्टेशनरी शॉप पे गए, 10 रुपए दिए, पेन लेके आ गए, तो डायरेक्ट सेल हो गई? ऐसा होता है कि एक दिन पहले जाके स्टेशनरी वाले भैया को ऑर्डर देके आना पड़ता है, फिर अगले दिन जाकर के पेन लेके आते, ऐसा होता है क्या? कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट सेल भी हो सकती है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा बोझ डालना दिमाग पे। एग्जिस्टिंग गुड्स, यदि गुड सेलर के पास हैं तो एग्जिस्टिंग गुड्स कैन बी सोल्ड डायरेक्टली, यानी सेल एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में होती है। और एग्रीमेंट टू सेल कब होगा? फ्यूचर गुड्स में ही होगा। नहीं होने को एग्जिस्टिंग में भी हो सकता है। भाई है मेरे पास अभी गुड्स, जैसे मान लो मेरे पास कोई बाइक है, मुझे सेल करनी है, लेकिन अभी नहीं, मैं 10 दिन बाद कर पाऊंगा, अभी मुझे खुद को कुछ काम है उससे, तो मैंने अभी एग्रीमेंट कर लिया। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। अरे ये मत मान लेना कि एग्जिस्टिंग गुड्स में हमेशा सेल ही होगी। एग्जिस्टिंग गुड्स में डायरेक्ट सेल भी हो सकती है और पहले एग्रीमेंट टू सेल होकर के बाद में भी सेल हो सकती है, लेकिन फ्यूचर गुड्स में पक्की बात है हमेशा पहले एग्रीमेंट टू सेल होगा, क्योंकि फ्यूचर गुड्स डायरेक्ट सेल हो ही नहीं सकती।
अरे डायरेक्ट सेल होने के लिए गुड्स का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है। तो फ्यूचर गुड्स हमेशा पहले एग्रीमेंट टू सेल और आगे चल करके सेल होगी। और एग्जिस्टिंग गुड्स डायरेक्ट सेल भी हो सकती है और पहले एग्रीमेंट टू सेल और बाद में भी सेल हो सकती है। ये जो दोनों टर्म है ना, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों को ही इस चैप्टर में अपन कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे एक वर्ड आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ध्यान से सुनो, किसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल भी कवर है और एग्रीमेंट टू सेल भी कवर है। दोनों में क्या फर्क है एक बार दोबारा ध्यान से समझ लो। अरे सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, सेल वो ट्रांजैक्शन है जिसमें इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। स्टेशनरी शॉप पे गए, 10 रुपये दिए, पेन लेके घर आ गई, कौन सी ट्रांजैक्शन है? सेल। किसी फार्मर के पास गए, उससे अभी एग्रीमेंट किया कि 2 महीने बाद आपके खेत में जितनी फसल होगी, 2 महीने बाद जो फसल होगी वो हम इस भाव में खरीद लेंगे। एग्रीमेंट आज हुआ है लेकिन आज फसल नहीं हुई है अभी। अब 2 महीने बाद जब जितनी फसल होगी उस खेत में वो आप परचेज करके लेंगे। तो फार्मर ने आपके साथ कौन सी ट्रांजैक्शन की? एग्रीमेंट टू सेल। और 2 महीने बाद जब फसल पक करके तैयार हो जाएगी, उसको काट लेंगे, दाने अलग कर लेंगे, तो फिर उस सेल होगी। तो ध्यान से सुनो, एग्जिस्टिंग गुड्स सेल भी हो सकती हैं और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। और फ्यूचर गुड्स हमेशा पहले एग्रीमेंट टू सेल होगा, ऑलवेज, और उसके बाद में सेल होगा। एग्रीमेंट टू सेल कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं है भाई, ये ट्रांजैक्शन की शुरुआत है और सेल एंड है। और जहां पर डायरेक्ट सेल होनी है वहां पर शुरुआत भी यही और एंड भी यही, मान लोगे ना? और इन दोनों को ही अपने इस चैप्टर में किस नाम से जानेंगे? तो कहीं पर भी ऐसे लिखा हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो क्या समझोगे? हो सकता है वो ट्रांजैक्शन सेल भी हो, एग्रीमेंट टू सेल, तो वो प्रोविजन ध्यान से पढ़ना। तो आइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन बता देते हैं, अच्छा पॉइंट है। सेक्शन 4 में डिफाइन किया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर सेलर ट्रांसफर करता है या फिर एग्री टू ट्रांसफर, या ट्रांसफर करने के लिए एग्रीमेंट, क्या चीज? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर क्या बताया था मैंने? ओनरशिप। तो देखो दी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो ट्रांजैक्शन क्या है? सेल। और यदि ओनरशिप ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट किया है तो ये ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी? एग्रीमेंट टू। बट दोनों ही ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाइड टर्म है, इसमें दोनों शामिल हो गई, सेल भी और एग्रीमेंट टू सेल भी। अब दोनों को नीचे मैंने अलग अलग भी डिफाइन किया है। सेल किसे कहेंगे? तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही हो सेलर से बायर को, यानी सेलर ने बायर को प्रॉपर्टी में बार बार बोल रहा हूं इस चैप्टर में, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप इन गुड्स। यहां प्रॉपर्टी वो मत समझना आप, कोई एसेट नहीं। इस चैप्टर में प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स। तो जहां पर सेलर ने इमीडिएटली प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी ओनरशिप ऑफ गुड्स बायर को ट्रांसफर कर दी हो तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? सेल। और जिस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होनी हो, जहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा बट इज टू टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम या सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा एग्रीमेंट टू सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है, कैसे पता चलेगा? तो पूरा पढ़ना पड़ेगा उसको। यदि इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर हो, सेल है। और किसी फ्यूचर डेट को या कोई सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंटिजेंट भी तो हो सकता है ना, तो सब्जेक्ट टू कंडीशन यदि कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट टू सेल।
बट एग्रीमेंट टू सेल विल बिकम सेल। एग्रीमेंट टू सेल आगे चल करके सेल बनेगा कब? जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जितने टाइम की बात कही थी भाई 2 महीने बाद सेल करूंगा, यही कहा था ना, तो 2 महीने बाद वो ट्रांजेक्शन सेल बन जाएगी। या वो कंडीशंस फुलफिल हो जाए जिसके हैपनिंग पर वो सेल होनी थी, तो आपका वो एग्रीमेंट टू सेल आगे चल करके क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल भी इंक्लूडेड है और एग्रीमेंट टू सेल भी। कोई प्रॉब्लम प्लीज? चलो अब एक चीज सुनो, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है? फिर कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए। सेल की ट्रांजेक्शन में 2 पार्टी तो होंगी ना, एक सेलर और एक बायर। दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर हमेशा क्या होना चाहिए? गुड्स, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ गुड्स होंगी तो ये एक्ट अप्लाई होगा। तीसरा पॉइंट, सर यहां पर जो प्राइस होगा वो हमेशा मनी होगा। देखो आप ऐसा बोलोगे ना कि हम आपको राइस दे रहे हैं, आप बदले में हमें गेहूं दे दो। सेलर राइस सेल कर रहा है और बदले में पैसे नहीं ले रहा, बल्कि व्हीट ले रहा है, गेहूं ले रहा है। तो ये तो बार्टर सिस्टम होगा, ये सेल नहीं होगा। मतलब इस एक्ट में सेल नहीं होगा, ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इस एक्ट में जो कंसीडरेशन है, जो प्राइस है, दैट मस्ट बी मनी, नॉट इन काइंड। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ऑनरशिप। तो ऑनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर हुई हो, और कॉन्ट्रैक्ट अब्सोल्यूट हो सकता है, अब्सोल्यूट यानी फाइनल, और कंडीशनल भी हो सकता है सर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंडीशनल भी हो सकता है और अब्सोल्यूट यानी अनकंडीशनल। अब एक छोटा सा टॉपिक आएगा सेक्शन 7, अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सर पेरिशिंग का मतलब क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, पेरिसेबल नेचर होता है ना। पेरिसेबल यानी खराब हो जाना, डैमेज हो जाना। कई चीजें समय के साथ साथ खराब हो जाती हैं। कई गुड्स अपन रखे रखते हैं तो खराब नहीं हो जाती, खास करके खाने पीने की चीजें। वैसा कुछ मिलता जुलता यहां पर भी। यहां पता क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अरे प्लीज सुनो तो सही एक बार। ये एक अनिल नाम का पर्सन है। इसके ये मान लो अपने जयपुर में एक शॉप है, अपने सिटी साइड में, ये छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़, यहां पर इसकी एक शॉप। देखो यहां पर ज्यादा बड़ी जगह नहीं, छोटी छोटी दुकानें हैं। तो यहां पर इसने अपना एक तरह से शोरूम किया हुआ है। ये राइस की ट्रेडिंग करता है, राइस, व्हीट, ठीक है, इनकी ट्रेडिंग करता है। फार्मर से खरीदता बड़ी बड़ी क्वांटिटी में और आगे बेचता है। बट इसकी जो शॉप है ना सर, शॉप में इतनी जगह थोड़ी ना होती कि आप 10,000 क्विंटल राइस रख लोगे। अरे सामान्य तो नहीं होती ना, छोटी छोटी दुकानें होती हैं। सैंपल के तौर पे कुछ, फॉर एग्जांपल 2 kg, 5 kg, 10 kg, 1 क्विंटल, इतना इतना सामान रखते हैं ये लोग, अलग अलग वैरायटी के। अब आप राइस लेने जाओगे तो राइस भी आपको 5 वैरायटी की दिखाएंगे। गेहूं लेने जाओगे तो शायद गेहूं भी आपको 3-4 वैरायटी की दिखा देंगे, अच्छे मीडियम जो भी है। अरे होता है ना। तो अनिल का लेकिन जो गोडाउन है वो थोड़ा सा दूर है। अपना गोडाउन बना रखा है जहां पर पूरी क्वांटिटी में रखा है। अब एक सुनील नाम का पर्सन इस अनिल के पास आता है कि सर मुझे राइस परचेज करना। आज सुबह 10 बजे जैसे ही शॉप ओपन हुई, सुनील आ गया कि सर मुझे राइस परचेज, कम प्लीज, कि सर मुझे राइस परचेज करना। बैठ जाइए आप लोग, जल्दी बैठ जाइए, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे। हाँ जी, अब ध्यान से सुने प्लीज। तो ये जो सुनील है, इसको राइस परचेज करना था, तो ये अनिल की शॉप में आता है। राइस कौन से परचेज करने वो आइडेंटिफाई कर लिया इसने कि सर आप मुझे ये जो XYZ क्वालिटी है इसके 500 क्विंटल, क्विंटल तो जानते हो ना कितना होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। तो आप मुझे 500 क्विंटल राइस सेल कर दो। तो अनिल को ये पता है कि अपने गोडाउन में, क्योंकि इसने 2 दिन पहले स्टॉक मंगवाया हुआ है। ध्यान से सुनो, अनिल शॉप पे बैठा है लेकिन उसको पता है कि मेरे गोडाउन में, मेरे वेयर हाउस में इतना स्टॉक है, और इसने उसके बेसिस पर इसके साथ ट्रांजेक्शन कर ली।
कि ठीक आप अपना एड्रेस लिखवा दो, शाम तक आपके एड्रेस पे ट्रक पहुंच जाएगा। जैसे ही सुनील अपने घर की तरफ जाता, अनिल ने अपने गोडाउन में फोन किया कि भाई इतनी क्वांटिटी राइस आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भिजवा दो। तो सर गोडाउन की इंचार्ज ने बताया कि साहब सुबह 7 बजे गोडाउन में आग लग गई थी, सारे राइस जल गए हैं और जो बच गए वो इतने खराब हो गए हैं कि अब वो बेचने की सिचुएशन में। सर सेलर जब ये गुड्स सेल कर रहा था उस वक्त गुड्स जल चुकी थी ना। अरे 7 बजे आग लग गई थी तो 10 बजे तक तो गुड्स खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये बात सेलर को सर पता नहीं थी। देखो आज के युग में आप बात करोगे ना 2023 में, तो शायद गोडाउन में 5, 10, 15, 20 इसने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होंगे और उसका एक्सेस अपने शोरूम में होगा, हर पल पल की खबर मिलती है। अरे अपने शहर में तो छोड़ो, यदि कोई दूसरे शहर में भी कुछ कहीं पर कुछ होता है ना तो अपने को 2 मिनट में पता चल जाता है न्यूज के थ्रू। लेकिन सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना था, तब कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं होता था सर। मोबाइल तो छोड़िए, शायद लैंडलाइन फोन भी नहीं होते थे हर जगह। तो कम्युनिकेशन करने के लिए शायद पर्सन टू पर्सन जाना पड़ता था। अरे इतना इजी नहीं था क्या वीडियो कॉल कर लो। आज आप कल सीएमए बनने के बाद आपको दूसरे शहर में जॉब करेंगे तो आप रोजाना शायद दिन में 2 बार 3 बार अपने घर पे बात कर सकते हो ना, तो वीडियो कॉल कर सकते हो ना। लेकिन आज से 40-50 साल पहले ऐसे जो बाहर जॉब करने जाता था, पहली बात तो मोबाइल ही नहीं होते थे, लैंडलाइन वो भी एसटीडी पीसीयू की लाइन में लग के, और या फिर वो लेटर लिख करके अपना हालचाल बताना होता था। देवी देवताओं होता था ये। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही पुराना सिस्टम है, यानी सेलर ने एग्जिस्टिंग गुड्स, सेलर तो ये मान रहा है कि मेरे वेयर हाउस में राइस रखा है, तो स्पेसिफिक गुड्स और उनको सेल करने का ट्रांजेक्शन कर ली, लेकिन वो गुड्स उस वक्त डैमेज हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, लेकिन ये बात सेलर को नहीं पता था। अब सेलर वो चीज बायर को सप्लाई नहीं कर पाएगा ना, अरे नहीं कर पाएगा ना वो राइस, तो बायर इसे कंपनसेशन लेगा, नहीं लेगा सर। सेक्शन 7 ऐसी सिचुएशन में सेलर को प्रोटेक्ट कर लेगा। सेक्शन 7 कहता है, सर बताता हूं, कि वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, यदि स्पेसिफिक गुड्स यानी एग्जिस्टिंग गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा यदि वो गुड्स विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर, सेलर के बिना पते हुए ही वो गुड्स क्या हो गई, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम गुड्स है वो पेरिस्ड, गुड्स खराब हो चुकी, जल चुकी, नष्ट हो चुकी, या इतनी डैमेज हो गई है, राइस पूरे तो नहीं जले, थोड़े बहुत जल गए, लेकिन इतने जल गए वो कि अब वो उस क्वालिटी के नहीं बचे जिस क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, जहां कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है वहां नो राइट्स नो ऑब्लिगेशन। ये जो बायर था ना सुनील, ये ज्यादा से ज्यादा इसने यदि कोई एडवांस दिया था तो अपना एडवांस वापस ले सकता है, लेकिन ये कोई कंपनसेशन या डैमेजेस की मांग, क्योंकि सेलर जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ रहा, सेलर सेल करने के लिए जानबूझ के मना नहीं कर रहा, ये सेलर की इसमें कोई मिस्टेक लो ने नहीं मानी, क्योंकि जब इसने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया ना उस वक्त गुड्स खराब हो चुकी थी। देखो हैव पेरिस्ड, बस पता नहीं था सेलर को। हाँ ये होता ना कि मुझे पता है और फिर भी मैं उनको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो फ्रॉड हो सकता था, क्योंकि फिर क्या हो जाता, एक्टिव कॉन्सीलमेंट ऑफ फैक्ट। आप फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ना कि आपको पता होते हुए उस चीज को छुपाना, और फिर 10 दिन के बाद मना कर रहे हो कि यार मैं सेल नहीं कर पाऊंगा, ताकि वो आपके भरोसे में रह जाए, और पैसे दे दिए आपने, 10 दिन पैसे यूज भी कर लिए और अब वापस पैसे रिफंड कर रहे हो 10 दिन यूज कर, तो फ्रॉड हो जाता। सेक्शन 7 सेलर को कब प्रोटेक्ट करेगा, जब गुड्स डैमेज हो चुकी हैं बट ये बात सेलर को नहीं बताती और फिर उसने गुड्स को सेल करने का बहुत बड़ा एविडेंस चाहिए होगा यहां पर साबित करने के लिए सेलर को कि मानता हूं जज साहब की गुड्स डैमेज हो गई थी लेकिन मुझे पता नहीं था। हाँ विशाल पूछो। चलो देखो, आप एक चीज हमेशा विशाल ध्यान रखो, पेमेंट ऑफ प्राइस का
सेल या एग्रीमेंट टू सेल से कोई लिंक नहीं। एक बार आपने मुझे इस टॉपिक से हट करके क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। चलो एक बात बताओ, यदि एडवांस में पैसे दे दिए होते और फिर गुड सेल होती, एक सिचुएशन। दूसरी, हाथों हाथ पैसे दिए, गुड्स लेके घर आ गई, दूसरी सिचुएशन। और तीसरी, गुड्स लेके आ गए, पैसे 1 महीने बाद देंगे। तीनों ही सेल हैं या तीनों ही एग्रीमेंट टू सेल। आप प्राइस को कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर से तुलना मत करो। जैसे मान लो आप राइस की ट्रेडिंग करते हो, 2 मिनट के लिए समझना, आप होलसेलर हो, ठीक है, आपका जयपुर में एक अच्छा गोडाउन है जिसमें बड़ी क्वांटिटी में राइस रखा है, और मैं राइस की रिटेल ट्रेडिंग करता हूं। मैंने आपको बोला कि विशाल, आप मुझे 2 महीने की क्रेडिट पर और 500 क्विंटल राइस दे दो। तो आपने मुझे दे दिया, मैं आपको पैसे कब दूंगा? तो उन राइस की ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास है ना। तो सेल हो गई। अब पेमेंट चाहे मैंने आपको एडवांस दे दिया हो, हाथों हाथ दिया हो, या 2 महीने बाद दूं, ओनरशिप ट्रांसफर कब हो रही है इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन सेल है एग्रीमेंट टू सेल। पेमेंट को कभी कंसीडर मत किया करो। किसी भी ट्रांजैक्शन में कभी ये पता लगाना हो ना आपको, बहुत प्रैक्टिकल पूछा आपने कि सर ये ट्रांजैक्शन सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है, एक ही क्वेश्चन पूछ लो आप, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती, क्यों नहीं होती? एक बात बताओ, मैंने इनसे राइस लिया तो क्या मैं आगे सेल नहीं करूंगा? अरे मैं आगे सेल करूंगा, फिर कस्टमर मुझे देंगे, मैं मेरे कस्टमर्स को 1 महीने की उधार दूंगा, फिर वो मुझे देंगे, वहां से मैं 100 रुपए कमाऊंगा, तभी तो इनको 90 रुपए दूंगा ना, 10 रुपए बीच में मेरे बचेंगे। यदि से क्रेडिट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तो सोचो, जो अपन से खरीद के लेके जा रहा वो उसको रखे थोड़ी ना रखेगा, जब तक कि मैं उसको पैसे ना दे दूं, तो आगे सेल करेगा भाई। ट्रेडिंग के बिजनेस में उधार होती है ना, तो जो खरीद के लेके जाएगा वो रखे थोड़ी ना रखेगा। ऐसा कभी मत सोचना कि यदि चीज उधार में दी है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली हो जाती है। एडवांस दे दिया होता तो चलो अभी गुड्स बनी ही नहीं थे, आपको एडवांस दे गए पूरा पैसा, फिर ओनरशिप कब मिलेगी? उसी टाइम मिल गई। तो इस केस में वो प्रिंसिपल अप्लाई क्यों नहीं हो रहा फिर पेमेंट वाला? इसलिए पेमेंट को ओनरशिप के साथ जोड़ो ही मत, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। पेमेंट के साथ ओनरशिप को जोड़ के चलोगे ना, तो फिर हमेशा दिमाग में आएगा, सर मैंने उधार में गुड्स खरीदी हैं या बेची हैं, तो ओनर कौन? पेमेंट के साथ मत जोड़ो। ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, सेल है, और ओनरशिप ट्रांसफर बाद में होगी तो ऑब्वियसली फिर एग्रीमेंट टू सेल, याद रख लोगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इसमें एक एग्जांपल है। इसमें अनिल ने सुनील से एग्रीमेंट किया था कि वो 100 बंडल्स ऑफ कॉटन यानी 100 बेल्स ऑफ कॉटन, सॉरी 10 बेल्स ऑफ कॉटन आउट ऑफ 100 बेल सेल करेगा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त उसके गोडाउन में आग लग चुकी थी, और ये पर्टिकुलर कॉटन जो भी प्रोडक्ट है वो पेरिस्ट हो गया, डैमेज हो गया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई अधिकार नहीं मिलता। सेक्शन 8 सेक्शन 7 के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सुनो तो सही। अभी एग्रीमेंट टू सेल किया है, सुन रहे हो क्या? अभी क्या किया है? एग्रीमेंट टू सेल। सेलर ने आज के दिन, आज आप जो भी डेट मान लो अपने एग्जांपल के लिए, आज के दिन एग्रीमेंट टू सेल किया और बोला कि मैं 15 दिन बाद गुड्स आपको सेल कर दूंगा। सुन रहे हो क्या? अभी एग्रीमेंट टू, एग्जिस्टिंग गुड्स है, कोई फ्यूचर गुड्स नहीं है, एग्जिस्टिंग गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स में भी एग्रीमेंट टू सेल तो हो ही सकता है। तो सेलर ने बोला कि मेरे पास ये गुड्स रखी नो डाउट, लेकिन मैं आज नहीं बेच पाऊंगा, आपको 15 दिन बाद ये गुड्स दे दूं। एग्रीमेंट हो गया। आज सेल कब होना है? 5 दिन बाद ही गोडाउन में आग लग गई, या भूकंप आ गया, जैसे कल दोपहर में आया था, एक दिन पहले रात को आ गया था। इन दिनों यार अपना शांत जयपुर को क्या हो रहा है, ये कल वाला थोड़ा धीमा था, पता ही नहीं चला होगा। तो ऐसे ही वो जो गोडाउन है ना, उसमें भूकंप आ गया और ठीक ठाक आया, इतना ठीक ठाक आया पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब राइस तो खराब हो गए ना, अरे खराब हो गए ना। अब सुनो, एग्रीमेंट टू सेल करने के बाद और सेल करने से पहले
देखो राइस खराब कहां हुए हैं? एग्रीमेंट के बाद और सेल से पहले, बीच में खराब हो गई। और रीजन क्या है? रीजन कुछ ऐसा है जो ना सेलर के कंट्रोल में है, सेलर ने जानबूझ के खराब थोड़ी ना की, ये तो एक्ट ऑफ गॉड। तो ऐसे कोई रीजन के कारण यदि गुड्स खराब हो जाएं और वो भी एग्रीमेंट होने के बाद और सेल होने से पहले, तो भी आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। बायर कोई कंपनसेशन नहीं ले सकता, तो पैसे दिए थे वो पैसे ले सकता। आइए पढ़ते हैं कि गुड्स पेरिशिंग, हेडिंग पढ़ा रहा हूं, बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। तो यदि गुड्स पेरिश हो जाएं, खराब हो जाएं, लेकिन उसमें सेलर या बायर की कोई गलती नहीं है, जिन भी कारणों के कारण वो गुड्स खराब हुई है ना एग्रीमेंट करने के बाद और सेल होने से पहले, वो कारण ना सेलर के कंट्रोल में है और ना बायर के कंट्रोल में, तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसा एग्रीमेंट भी मे बी अवॉइडेड, यानी मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड। और वॉइड एग्रीमेंट में कोई किसी भी टाइप का राइट्स या ड्यूटीज नहीं होते। तो अब मुझे लग रहा है शायद 4-5 क्वेश्चन कल कर लिए थे ना, 5, ठीक है। 6th क्वेश्चन करते हैं फिर आज। 5 क्वेश्चन कल कर चुके हैं लास्ट क्लास में, 6th क्वेश्चन का आंसर बताओ प्लीज। फ्यूचर गुड्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल, इसलिए मैंने कल नहीं बताया था आपको। हो सकता है आप सही आंसर भी दे देते, लेकिन समझाया हुआ नहीं था। 6 दोबारा से आ गया, ठीक है ना, इसका भी आंसर बताओ। तो यानी जो टर्म सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं डिफाइन, तो उसका मीनिंग फिर कहां से लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। भाई यदि बेटे को कोई चीज का नहीं पता तो उसके पापा से पूछो, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो बेटा है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अरे इसी फैमिली से तो है ये, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देख लो आराम से, जल्दीबाजी मत करना। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो क्या क्या, देखो इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो तो सेल, और प्रॉपर्टी फ्यूचर में हो, विल बी, सेल बी, तो क्या बन जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी गुड्स जिसका आना कोई इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड करता हो, तो क्या बन जाएगा? कंटीजेंट गुड्स। आया था ना टॉपिक? चलो अब बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है, रूल ऑफ कैविएट इंपटर। ये क्या होता है? देखो कैविएट, ये लैटिन वर्ब है, तो थोड़ा सा ऐसे जैसे आता है ना वॉइड अब इनिशियो टाइप, वैसे ये है कैविएट इंपटर। इसका मतलब होता है, ये नीचे लिखा हुआ, लेट द बायर बिवेयर। बिवेयर यानी अवेयर होना, जागरूक होना, जागो ग्राहक जागो। सर ग्राहक खुद जागरूक होना चाहिए। आप कोई शोरूम में गए, किसी शॉप पे गए, आपको शूज परचेज करने हैं, आपको कोई शर्ट परचेज करनी है, कोई ड्रेस परचेज करनी है, सर आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको क्या डिजाइन पसंद है, आपकी लाइक्स या डिसलाइक्स आपको ही पता होती हैं, सिर्फ किसी और को पता नहीं होती। नहीं समझे? अब वो शोरूम वाला जो सेलर है उसको क्या पता आपको क्या पसंद है? आप शूज आराम से चेक करके परचेज करके लेके आए हो, अब 2 दिन बाद आकर के उसको बोलो कि यार भैया ये मुझे पसंद नहीं है, सर वो बाउंड नहीं है वापस लेने की। बाद में बोलो कि नहीं भैया मैंने सोचा था इन शूज के पहनने के बाद अपने आप चला जाएगा, लेकिन अभी भी मुझे पैर उठाने पड़ रहे हैं। अरे तो सर ये आप जिस पर्पज के लिए गुड्स लेके जा रहे हो, वो पर्पज आपको ही पता है ना, सेलर को थोड़ी ना पता था। और उस पर्पज के लिए वो गुड्स सही है या नहीं है, ये बायर खुद सुनिश्चित करे। सामान खरीदने से पहले उसको 1000 बार चेक करो, सेलर मना नहीं करेगा। आप एक शर्ट लेने जाते हो और वहां पर शायद 40-50 शर्ट चेक कर सकते हो, आप नहीं करते हो, आपकी गलती है। आप ट्रायल करके देखो, पहन के देखो, ठीक है, ऐसे ऐसे होकर के देखो, ऑल्टर करवाओ, ये ऑप्शन देते हैं ना। बट एक बार परचेज कर ली फिर नखरे नहीं।
परचेज करने से पहले आप कितने में नखरे करो। सेलर जिम्मेवार सेल तक है, नॉट आफ्टर सेल। ये बायर की ड्यूटी बनती है कि जो सामान खरीद रहा है वो उसकी जरूरत के मुताबिक है, ये खुद सुनिश्चित करे, क्योंकि आपकी पसंद आपकी नापसंद आपको पता होती, सेलर को पता नहीं होती। नहीं मानोगे? बस यही प्रिंसिपल कैविएट इंपटर है, लेट द बायर बिवेयर, कि बायर खुद जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सेलर ने तो अपनी गुड्स आपके सामने रखी हुई है। भाई आजकल जितने भी ये शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे जैसे सुपर स्टॉप हो, चाहे वो फैशन फैक्ट्री हो, और भी नंबर ऑफ, किसी भी शॉप में चले जाओ, सारी गुड्स आपके सामने रखी है ना। आप 50, 40, 20, 30 जितने गुड्स आपको चेक करनी चेक करो। शूज लेने एक पेयर होते हैं, अपन 4, 5, 8, 10 ट्राई करते हैं ना, सबको पहन पहन करके घूम के देखते हैं ना। अब आप नहीं देखो, आप बोल दो ठीक है भैया ये लो पैसों, सामने वाले पैक कर दो, तो आप जल्दी में हो, सेलर नहीं, आपकी गलती। पढ़ते आइए। द रूल ऑफ कैविएट इंपटर मीन्स लेट द बायर बिवेयर। आगे लिखा है कि व्हेन द सेलर डिस्प्लेज देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट, सेलर ने तो अपनी गुड्स ओपन मार्केट में आपके सामने रखी हुई है, तो इट इज फॉर द बायर्स टू मेक अ प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर चॉइस ऑफ द गुड्स। अब गुड्स को प्रॉपरली सिलेक्ट करना, आपकी चॉइस कैसी है ये आपकी पसंद है भाई, आपने यदि गलत पसंद किया तो उसके लिए आप ही जिम्मेवार होंगे, किसी और को क्या पता आपको क्या पसंद है नहीं। इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव, गुड्स लेने के बाद में आपको पता चला कि नहीं ये गुड्स वैसी नहीं है जैसी मुझे चाहिए थी, या मेरे पर्पज के अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, इसका डिजाइन मुझे पसंद नहीं आया, सर इसके लिए ही कैन नॉट होल्ड द सेलर लायबल, तो सेलर को लायबल नहीं ठहरा सकता। आप वहां 1000 बार चेक करके देखते हैं ना, मना क्या था कि सेलर ने। हाँ कई बार ऐसा होता है सेलर बोल दे कि उसे देखो ये गुड्स पैकेट के अंदर हैं और इनको खोलना मत, सेलर जिम्मेवार होगा। इट मीन सेलर चेक नहीं करने दे रहा, क्या पता पैकेट घर पे जाके खोल के देखा उसमें कुछ सामान टूटा फूटा निकल गया तो ही विल भी जिम्मेवार। लेकिन सेलर ने बोल दिया कि सर यही पैकेट खोल के आराम से चेक कर लो, मैं दोबारा पैक कर दूंगा, लेकिन एक बार सेल होने के बाद फिर ये नहीं कहोगे इसमें ये कमी है, इसमें वो, आप यहीं चेक कर लो ना, घर ले जाने के बाद मत बोलना इसमें ये नहीं है वो नहीं है, ये पेन चलता तो है लेकिन अपने आप आंसर नहीं लिखता, मैं सोच रहा था कि इस पेन को मैं मेरी बुक के ऊपर रख दूंगा तो सारे आंसर इसके अंदर आ जाएंगे। सर वो पेन है, चीटी नहीं है रोबोट वाला कि वो एग्जाम हॉल के बाहर बैठ जाए और आपको एग्जाम के सारे आंसर बताने लग जाए। अच्छा ऐसा भी है क्या? कौन सी मूवी में ऐसा में है क्या? 2.0 में? अच्छा वो मैंने 2.0 ज्यादा देखी, वो टीवी में आजकल आती रहती है, तो मोटू पतलू पे जब ब्रेक आता है ना तो वो देख लेते हैं। छोटी बच्ची है मेरे, वो 3-4 साल की है वो भी, तो वो यही देखती रहती है, चिकू बंटी, मोटू पतलू, एक रुद्रा, तो उसमें कभी ब्रेक भी आता है तो फिर उसको बोलता हूँ बेटा प्लीज, तो उस टाइम मैं मूवी लगाने की कोशिश करता हूँ, तो 2-3 मूवी फिक्स है, सूर्यवंशम, एक ये रोबोट, ये 4-5 मूवी फिक्स हो रखी हैं, एक सलमान खान साहब की वो वांटेड, और ऐसी कई पुरानी पुरानी मैं वेट कर रहा हूँ। कोई अभी जवान मूवी आई है शाहरुख खान साहब की, लेकिन ये मूवी भी टीवी में आती है 2-3 महीने बाद। चलो खैर कोई बात नहीं, तब तक ये पढ़ते। तो सेलर इज नो वे रेस्पॉन्सिबल, सर सेलर रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। सर बायर ने गलत सिलेक्शन किया, आपकी पसंद गलत, उसके लिए सेलर जिम्मेवार नहीं है। सेलर इज नोट, हाँ एक चीज वो देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी है, सेलर को पता है कि उसकी गुड्स में डिफेक्ट है, लेकिन वो जरूरी नहीं आपको बताई। हाँ वो ये भी नहीं बोल रहा कि मेरी गुड्स सही है, बोलेगा सर देखो जैसी आपके आगे है चेक कर लो, पसंद है तो ले जाओ नहीं रहने दो। और कई बार डिफेक्ट ऐसा माइनर होता है आम आदमी पहचान नहीं पाता, तो सेल हो गई तो हो गई। सेलर इज नॉट बाउंड कि वो डिस्क्लोज करे, ऐसे डिस्क्लोज करने लग जाएगा तो लेगा कौन? और बाई चांस आपने पकड़ भी लिया
कि सर ये थोड़ा सा देखो खराब, तो ठीक है आप ऐसा कर लेना, इसकी 50 रुपए कम दे देना, होता है। और नहीं पकड़ते तो पूरा पैसा दे के आते। सैलरी इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज। और कई बार सर ऐसे सेलर ईमानदार बनने की कोशिश भी करेगा, कोई गुड्स में डिफेक्ट है, सेलर बायर ने 4 5 8 10 गुड्स चेक कर ली, सेलर कई बार बोलता है ना सर मैं एक और दिखाता हूं आपको, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बेड के लिए मैट्रेस लेने गया, तो मैट्रेस पूरा सही है, बोलो सर ये तो कॉर्नर पे है ना, एक कॉर्नर नीचे की साइड में थोड़ा सा वो कटा हुआ है, तो उसने मुझे प्राइस बताया, बोले सर 15,000 रुपये लगेंगे, 6x6 का था। मैंने बोला यार ये तो खराब, बोलो देखो ये थोड़ा सा खराब, देखो एक कॉर्नर थोड़ा सा खराब है, उसको पीछे की साइड में नीचे की तरफ रख देंगे ना, दिखेगा भी नहीं, और वैसे भी ऊपर के बेडशीट आनी है, तो छोटे से कटे हुए उसने 1,000 रुपये कम कर दिए, और उससे अपने कोई फर्क। तो कई बार सेलर बता भी देता है ताकि उसका वो सामान सेल हो जाए। सेम प्रोडक्ट नया लोगे, बोला सर 15,300 का आएगा ये, और सर 14,000 में दे। हो सकता है उसने अब भी मुझसे ज्यादा लिए होंगे, लेकिन उससे कंपेयर करने पर तो 1,000 रुपये बचे ना। और बहुत खुशी होती है सर जब ऐसे अपन बार्गेनिंग करके 20 रुपये भी बचाते हैं ना, ऐसा समझते हैं यस अब हम ही बिल गेट्स हैं। बहुत खुशी होती है जब सब्जी वाला सब्जी लेने के बाद धनिया हरी मिर्ची साथ में 2 डाल देता है ना, यस ऐसा लगता है जंग जीत के आए हैं। पढ़ लें तब तक नेक्स्ट टॉपिक। अरे मैं भी इसी गोले से हूं, आप में से ही हूं, समझो आगे। इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर, ये बायर की ड्यूटी बनती है टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स। सर गुड्स को परचेज करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लो कि द गुड्स विल सर्व द पर्पज फॉर विच दे आर बीइंग बोट, कि जिस पर्पज के लिए आप गुड्स परचेज कर रहे हो ये गुड्स उस पर्पज के लिए सुटेबल है, ये सुनिश्चित करना बायर की ड्यूटी। आगे लिखा है इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव या डू नॉट सर्व हिज पर्पज, परचेज करने के बाद में यदि गुड्स पता चला सर ये उस पर्पज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सर उसके लिए सेलर जिम्मेवार नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप सेलर को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। कई बार अपन को सामान खरीदने जाते हैं तो सेलर को बोल देते हैं भैया साइज का मुझे नहीं पता, कि जैसे कोई पाइप लेने जाना है, ठीक है, कई बार घर पे प्लम्बिंग का काम करवाते हैं, ठीक है, पानी वाला नल था वो खराब हो गया, तो वो जो प्लम्बर भैया आए हुए हैं वो बोलते हैं भैया एक पाइप लेके आओ इतनी सी, मतलब वो ऐसे इंच में बताते हैं, आधा इंच पौना इंच, तो अपन उसको जा करके बोल देते हैं। अब कई बार वो लेकर आगे पता चला वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा है या थोड़ा पतला, पानी अभी भी साइड में से आ रहा है, फिर दोबारा जाते हैं, तो पहले बोल के आते हैं उसको भैया मैं लेके जा रहा हूँ, एक बार घर पे लगा के देखूंगा, यदि सही नहीं हुआ ना तो मैं वापस दे दूँ। तो ये आपकी लाइजनिंग थी, अदरवाइज सेलर बाउंड नहीं है सर, क्योंकि किस पर्पज के ले रहे हो ये आपको खुद को सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन अपन सामान्यतः यदि बात करें तो ऐसा करते हैं ना, वो सामान लेके आते हैं तो बोलते हैं ना भैया मैं एक बार घर पे ले जाकर के चेक कर लेता हूँ, सही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चेंज करवा लेता हूँ, तो बोलता कोई बात नहीं लिया। तो ये अपनी खुद के रिलेशन है। यदि लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस होने लग जाए ना, तो लॉ के अकॉर्डिंग तो बहुत प्रोफेशनल रिश्ते, गुड्स एक बार सेल हो गई वापस नहीं होंगी, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। कई दुकान वाले नहीं बोलते चेंज कर देंगे बाद में, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर आ जाओगे तो ही चेंज करेंगे। फिर आप जो भी ड्रेस लेकर गए उस पे वो जो लगे होते हैं ना स्टिकर टाइप, वो हटने नहीं चाहिए, ऐसा कुछ, बट वो चेंज कर देते, पैसे वापस शायद ना दें लेकिन चेंज, तो वो उनकी खुद की पॉलिसी है, लो तो उनको बाउंड नहीं कर रहा। तो लो एक जगह है, लेकिन क्योंकि आपको बिजनेस में कस्टमर जोड़े रखने हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेलर के एंड पर पोलाइटनेस होनी चाहिए। यदि आप बिजनेसमैन फैमिली से हो तो इन बातों का ध्यान रखें, हमेशा ऐसे जिद्दी मत कर लेना कि नहीं रूल ऑफ कैविटी विल अप्लाई, ये चीजें एग्जाम तक सीमित रखो, हर कानून लागू करने का नहीं होता है, ठीक है। रिश्तों में हमेशा पोलाइटनेस रखा करो, झगड़े मत किया करो किसी से, और बिजनेस में तो झगड़ा वैसे ही काम का नहीं है, ठीक है। हाँ विशाल, किस चीज का बिजनेस है आपका? मोटर पार्ट्स, तो मोटर पार्ट्स जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ट्रैक्टर, कॉमर्शियल व्हीकल्स, कहाँ पर आपका शोरूम टाइप? हम हमारे रोड पे,
ठीक है। मारुति के कोई पार्ट भी मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। आपके कहां पर है? एमआई रोड पे ही कार मॉडिफाई की यार, वो तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वाली है, ऐसे सीट कवर और वगैरह वगैरह। ठीक है, नंबर सेव करता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब कुछ एक्सेप्शन है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि बायर जागरूक होना चाहिए, यानी सेलर लायबल नहीं होगा। नहीं होगा ना? अरे नहीं होगा ना? अब एक्सेप्शन पढ़ रहे। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर पढ़ाया था वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये होता है ना एक्सेप्शन। पहला पॉइंट सर, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। सर यदि बायर, ये टॉपिक आगे भी आएगा दोबारा, सेक्शन 16 पढ़ेंगे आगे चल करके, ये टॉपिक रिपीट होगा, यहां भी पढ़ा देता हूं वहां भी पढ़ा दूं। यदि बायर ने सेलर से पहले ही बता दिया, जैसे ही बायर शोरूम के अंदर घुसा, बायर ने पहले सेलर को बता दिया कि सर हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें ऐसी को टेबल चाहिए, हमें ऐसी को चेयर चाहिए, या ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे इस XYZ पर्पज के अकॉर्डिंग हो, ये हमारा पर्पज है, इसके लिए हमें गुड्स चाहिए। देखो आप तो रेगुलर बिजनेस करते हो, आपको ज्यादा पता है, तो जो सही लगे ना आपको वो दे दो। आपने देखा होगा अपना आम भाषा में ऐसा बोलते हैं सेलर कि देखो सर आप तो इन चीजों का बिजनेस करते हो, आपको ज्यादा जजमेंट है, हमारी जरूरत है, हमारे घर में ये फंक्शन है, हमारे ये पर्पज है, इस पर्पज के लिए हमें गुड्स चाहिए। अब आप तो रोजाना डील करते हो हजारों कस्टमर, अब आप बताओ ऐसे पर्पज के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा, कौन सा पार्ट ठीक रहेगा, कौन सा कंपोनेंट ठीक रहेगा। मान लो मैं जैसे फैजल की शॉप पे जाऊं, बोलूं कि मुझे है ना ऑफ रोड ड्राइविंग करनी रहती है, ऑन रोड ड्राइविंग करनी रहती है, तो मुझे ऐसा आप टायर का सेट बना के दो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके दो गाड़ी को, ताकि उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे चलाने में स्मूथनेस लगे, ये लगे। तो मैंने मेरा पर्पज पहले बता दिया ना। अब सेलर की ड्यूटी बनती है सर, एक बार बायर यदि अपना पर्पज सेलर को कम्युनिकेट कर दे, और रिलाई, यो आप फेथ कर रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो किस पर? सेलर की स्किल्स पे, सेलर के जजमेंट पर, सेलर के एक्सपीरियंस पर। और क्यों ना करो, वो बिजनेस करता है भाई, पिछले कई सालों से बिजनेस कर रहा है, उसको ज्यादा पता है एज कंपेयर टू बायर। सर ऐसी सिचुएशन में अब सेलर की ड्यूटी बन गई कि अब जो गुड सेल करे ना, वो गुड्स ऐसी सेल करे जो उसके पर्पज के अकॉर्डिंग हो। और बाद में दियो पर्पज के अकॉर्डिंग नहीं मिली, तो मैंने गाड़ी चला करके देखा और वो पर्पज फुलफिल नहीं हुआ, तो सेलर विल बी लायबल, उनको वो पार्ट रिप्लेस करना। तो वैसे तो क्या टॉपिक था कि बायर खुद जागरूक होना चाहिए, यानी कैविएट इंपटर का रूल अप्लाई होगा। लेकिन एक्सेप्शन का पहला पॉइंट क्या है, आइए रीड आउट करवाता हूं कि वेयर द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पज फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। यदि बायर ने सेलर को बता दिया, नोन यानी बताना, क्या चीज? वो पर्पज जिसके लिए उसको गुड्स चाहिए, ताकि सो एज टू शो, ताकि वो शो कर रहा है कि ही रिलाइज, वो फेथ कर रहा है सेलर की स्किल्स पे, सेलर के जजमेंट पर। और गुड्स भी कुछ ऐसी हैं जिसका वो सेलर रेगुलर बिजनेस करता है, तो फिर इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर, तो फिर सेलर की ड्यूटी होगी कि वो वैसी गुड सप्लाई करे जो कि उस पर्पज के अकॉर्डिंग फिट बैठे। यानी यहां पर कैविएट इंपटर का रूल अप्लाई नहीं हो, यहां पर सेलर जिम्मेवार। कोई प्रॉब्लम? अरे कोई प्रॉब्लम प्लीज? चलो एक टॉपिक और पढ़ो, फिर इसको डिस्कस करेंगे। सर इन दिनों शायद एक नया आईफोन लॉन्च हुआ है, 2, 5, 8, 10 दिन पहले, है ना? अभी शायद न्यूज में भी आया था, एक जना वो मोबाइल परचेज करने के लिए 15 आवर्स तक लाइन में लगा रहा। होटल चलो ध्यान से सुनो, अभी आईफोन 15 लॉन्च हुआ है ना, अरे अभी 2-5 दिन पहले हुआ था, और उसमें ये न्यूज में भी आता है एक जना 15 घंटे लाइन में लगा तब जाकर के उसको, और थोड़े दिन में वो 16 आएगा तब 15 सस्ता भी हो जाएगा। ठीक है, मैं तो वेट भी यही करता हूँ, वैसे मेरा डब्बा अभी चल रहा है, कोई दिक्कत। अब सुनो तो सही काम की चीज। सर आप मोबाइल की शॉप पे गए,
आपने जाते उनको बोला कि भैया iPhone 15 दे दो आप, उसने बताया कि ठीक है मुझे कीमत नहीं पता, मैं एक बार 1,30,000 रुपये मान लेता हूं, हो सकता है 2-5 हजार रुपये ऊपर नीचे हो। आप उसने आपको बताया कि 1,30,000, आपने बोला ठीक है, आपने 1,30,000 रुपीज दिए और आप iPhone 15 लेके आ गए। अब घर आकर के देखा उसका कैमरा वैसा नहीं है जैसा आपको चाहिए, या उसका वीडियो कॉल क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी आपको चाहिए, उसका स्पीकर वैसा नहीं है, माइक्रोफोन वैसा नहीं। सर जब आप कोई ब्रांड नेम से, सुन रहे हो क्या, यदि कोई ब्रांड नेम से प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसके लिए भी फिर सेलर जिम्मेवार नहीं हो। आप यदि को पर्टिकुलर पेटेंट या ब्रांड, सर आपने सेलर को यह बताया था क्या कि मुझे ऐसा मोबाइल दिखाओ जिसका इतना पिक्सल का कैमरा हो, इतने एमएएच की बैटरी हो, ऐसा स्पीकर या माइक्रोफोन हो? आपने तो डायरेक्ट जाकर के क्या बोला है कि सर iPhone 15 दे दो। क्या पर्पज है आपका, क्या जरूरत है आपकी, बताइए आपने। जब आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम से प्रोडक्ट परचेज करोगे सर उस केस में सेलर जिम्मेवार नहीं है। हम जाकर के फैजल को बोल दें फैजल गाड़ी में ना JVC के आप स्पीकर लगा दो, सोनी के स्पीकर लगा दो, अब बाद में वो उसमें वैसी क्वालिटी नहीं है तो बोल देगा सर आपने ही कहा था, आपने थोड़ा ना बोला था कि मुझे ऐसे स्पीकर चाहिए जिसमें ऐसी कोई पर्टिकुलर क्वालिटी हो। ये बताते तो शायद हम आपको ऑल्टरनेट बताते। सर जब आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट परचेज करते सेलर जिम्मेवार नहीं होगा। पता है सर मेरे इस टॉपिक में एक प्रॉब्लम, ये एक्सेप्शन में क्यों है भाई, सेलर जिम्मेवार नहीं होगा और एक्सेप्शन में अपने क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन है ये, यानी सेलर लायबल होगा, लेकिन इस पॉइंट को एक्सेप्शन में डाला हो। आप भी पढ़ लो, मैंने भी तो पढ़ा है और पढ़ा रहा हूं ना, आप भी रीड आउट कर लो कि इन केस वेयर द गुड्स आर परचेज्ड अंडर इट्स पेटेंट नेम या ब्रांड नेम, तो देर इज नो इंप्लाइड कंडीशन, यानी देर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी कि गुड्स आपके पर्पज के अकॉर्डिंग होंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन अब सुनो, आप यहां पर ये पॉइंट क्यों डाला हुआ है उसका मैं आपको बताता हूं। सर जो आपको मोबाइल बेच रहा है वो जिम्मेवार नहीं होता, लेकिन iPhone 15 वाली कंपनी जो भी है, एप्पल, मैंगो जो भी है, तो उसने मार्केटिंग करते टाइम, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना ये लोग, तो क्लेम नहीं करते हमारे इस मोबाइल की बैटरी इतने दिन तक चलती है, हमारे इसका कैमरा इतने क्या होता है पिक्सल का होता है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है वो यदि आपको, क्योंकि आपने उन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट मोबाइल परचेज कर ली, तो फिर आप उस मैन्युफैक्चरर सेलर जो है के अगेंस्ट में कर सकते। तो जो ट्रेडिंग सेलर है हो सकता है वो लायबल ना हो, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर सेलर है उसके अगेंस्ट में आप एक्शन। नेक्स्ट सर गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, सर कोई बायर है, जैसे आप फर्नीचर की शॉप पे गए, आपने जाकर के फर्नीचर वाले भैया को बता दिया कि मुझे ऐसी टेबल चाहिए, इतनी हाइट हो, इतनी विड्थ हो, और क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए, साथ में साइड में लैपटॉप रखने की जगह हो, उसमें एक चार्जिंग स्लॉट भी देना और उस पर एक लैंप भी लगा देना, रात को पढ़ते टाइम काम आएगा, एक थोड़ा साइड में और देना, एक फैन भी लगा देना। फैन तो नहीं होता ज्यादा होगा ना, जब अपने अकॉर्डिंग ही कस्टमाइज करवा रहे हो लगवा लो टेबल फैन। खैर कोई बात नहीं, फैन तो नहीं होता बट हाँ लैंप तो लगवा ही सकते हो आप, और चार्जिंग स्लॉट तो आजकल कॉमन सी चीज हो गई, कौन उठ उठ के बाहर जाएगा यार, तो इसलिए चार्जिंग स्लॉट वहीं। और आजकल जो वर्क फ्रॉम होम, अरे टेबल भी वर्क फ्रॉम होम के नाम से आने लग गई, भैया किस चीज की टेबल चाहिए, वर्क फ्रॉम होम या स्टडी के लिए? अरे टेबल तो टेबल है, पर वर्क फ्रॉम होम वाले में यही चीजें हैं। चाय का कप रखने के लिए अलग से एक जगह है, थोड़ा सा उसको डिप करके था उसमें कप रख दो आप, ठीक, चार्जिंग स्लॉट दे दिया लैपटॉप का, आराम से उस टेबल को आप ऐसे करके अपने मतलब बेड पे बैठ जाओ, पीछे कमर लगा दो, पैर सीधे कर लो, टेबल को वहां रख लो और आप वर्क फ्रॉम होम करिए। अरे आती हैं सर, झूठ नहीं बोल रहा। तो आपने पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया ना फर्नीचर वाले को, अब उसकी ड्यूटी बनती है कि वो वैसी टेबल बना करके दे। अब उसने जो टेबल बना करके दी वो कुछ और ही बन गई तो
सेलर विल बी लायबल। अरे लायबल होगा ना। इसी तरह से सर नेक्स्ट पॉइंट और ये लास्ट है, गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। सर गुड्स सेलर जो सेल कर रहा है वो ऐसी क्वालिटी की होनी चाहिए जो कि मार्केट में ट्रेडेबल हो, सर चलन में हो। आपको आज से 40 साल पुरानी चलन की गुड्स दे दी, सर ये सेलर की ड्यूटी बनती है जो भी गुड्स सेल की जाए वो उस डिस्क्रिप्शन की होनी चाहिए जैसा सेल बायर ने चाहा था, और मर्केंटेबल क्वालिटी की। मर्केंटेबल क्वालिटी यानी सर सेलेबल होनी चाहिए। इसमें कैविएट इंपैक्टर का रूल अप्लाई नहीं होता, और रूल अप्लाई नहीं होने का मतलब सेलर जिम्मेवार हो। लेकिन यदि बायर ने गुड्स को पूरा एग्जामिन कर लिया, खरीदने से पहले बायर ने पूरा गुड्स को चेक कर लिया, तो फिर ये रूल सेल अप्लाई। यहां तक पढ़ लो, इसके आगे मत पढ़ना। अप्लाई तक पढ़ना, आगे कट कर देना। यानी दी गुड्स ऐसी हैं जो सेलर ने बायर को बेचने से पहले बायर को बोल दे कि भैया एक बार यहीं चेक कर लो, आप अच्छी तरह से इंस्पेक्शन कर लो, बाद में मत बोलना कि इसमें कोई डिफेक्ट है, टूट फूट है, तो ये उसके लिए फिर सेलर जिम्मेवार नहीं होगा। फिर ये कैविएट इंपैक्टर का रूल अप्लाई। और यदि सेलर बायर को चेक करने ही नहीं दे रहा, पैकेट में बंद है, ऐसे बोलता भैया पैकेट खोल लोगे मैं वापस नहीं लूंगा, हाँ, तो ये पहला पैराग्राफ अप्लाई हो गया ना कि गुड्स बिल्कुल मर्चेंटेबल होनी चाहिए, यानी डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैविएट इंपैक्टर का रूल अप्लाई। तो आज के लिए आप यहीं तक कवर करो, कल फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक को और गो थ्रू करते हैं। थैंक यू।